चलिए साहब, तो आज क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ मास। चलो, हाँ, रिचार्ज मेरी तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संभालिएगा संभालिए, लिखें, हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास। कोई बीच में चिल्लाएगा नहीं। 11 बजे 10:30 अब सोना है, क्लास चल रही है, माहौल बन चुका होगा, तो चलने दीजिएगा। हाँ, जब इंजन गर्म हो जाता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इसलिए कोई नहीं कहेगा कि सर 11 बज गए, सुबह आना। मेरी भी सुबह क्लास है, ठीक है, इसलिए चलने दीजिएगा। जब तक लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक नहीं रुकना है, ठीक है। लिखें, सेंटर ऑफ मास। चलो, अब इसका 10 मिनट इंट्रोडक्शन काम का है, फिर फॉर्मूले आ जाएंगे, तो 4 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे। लास्ट हिस्सा है, पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, उसके बाद कॉलिजन पढ़ा, और अब चैप्टर का लास्ट हिस्सा आ चुका है। हेडिंग ऊपर देख सकते हैं आप, मोमेंटम हो गया, कॉलिजन हो गया। अब क्या चल रहा है? 4 लेक्चर हैं आज का, फ्राइडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे। 4 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए। अब प्रश्न ये होता है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो कई डेफिनेशन आपको याद भी होंगी, आधी अधूरी, गलत सलत, पर वो सब काम की नहीं है। जो इसके पीछे की सही भावना है वो सुनिएगा। सबसे जो सरल और सस्ती डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास क्या मान लेते हैं, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये बिल्कुल वाहियात और सस्ती यूट्यूब वाली डेफिनेशन है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। इससे बढ़िया डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आज अपन सीखेंगे, उसको समझिए। अभी तक अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था एक पार्टिकल। एक क्या पढ़ा था? पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोशन। आपने स्ट्रेट लाइन में गया तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अगर आप किसी पार्टिकल को, बॉल को यू स्पीड से फेंक देते थे तो वो क्या करता था? पैराबोला, इस तरह से। यहां तक बात बच्चों सही थी। सीधा बॉल को ऊपर फेंक दोगे तो वो इस तरह से मोशन करेगी। यहां तक बातें सही थी। ये क्या था? पार्टिकल। अब बच्चों अगला 1 महीना आएगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड पार्टिकल, जैसे ये पेन, ये पार्टिकल थोड़ी ना भाई। इसके अंदर तो करोड़ों अरबों पार्टिकल हैं। स्फीयर, सिलेंडर, पानी की बोतल, डिस्क, रिंग, पेन, डस्टर, चौक, टेबल, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यार फिर पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है तो सर दिक्कत क्या? हम कर लेंगे। दिक्कत है, समस्या है। जैसे इस पेन को आप देखना, मैं ऊपर उछाल रहा हूं, ये देखिए भाई, सीधा गया ही नहीं। देखा आपने कैसे गोल 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 घूमता हुआ, उबली बुबली करता हुआ ऊपर गया, नीचे आया? कहीं सीधा मोशन ही नहीं है। आपकी जान निकल जाएगी इसको पढ़ने में। देखना आप इसका मोशन देखना, ये देखिए कैसा मोशन है। और इसी को अगर मैं ऐसे भेजूं, देखना आप, ऐसे पैराबोलिक है, पर पैराबोलिक कहाँ है? इसका हर पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहा है। इसका मोशन का अध्ययन करना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। पर मजे की बात है, इस पेन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मोशन कर रहा है कि अगर मैं इस पूरे मास की जगह क्या मान लेता, पॉइंट पार्टिकल, और उसको भेजता, तो वो कैसा मोशन कर रहा है बताइए? पैराबोलिक। इस पेन के ऊपर भी एक पार्टिकल, एक पॉइंट ऐसा है जो कैसा मोशन कर रहा है? एग्जैक्टली पैराबोलिक। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। नाम सुन के समझ में आता है कि वो सेंटर होगा, वो जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। आओ देखें, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे मास भी हो। रिंग, तुक्का मारिए, रिंग का सेंटर ऑफ मास ये रहा, जबकि सेंटर पे तो कोई मास ही। तो सेंटर ऑफ मास केवल एक नाम दे दिया बड़े लोगों ने। अपने दिमाग में आता है सेंटर ऑफ मास मतलब मास का सेंटर, पर ऐसा कोई जरूरी
सेंटर ऑफ मास पे तो मास ही नहीं है। ये तो चलो बॉडी के अंदर है, ये देखो, ये अगर ऐसा हो तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बॉडी के बाहर कहीं है, बॉडी के बीच में हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, डिस्क है, तब आप बोल दोगे कहाँ है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे। पर मान लो बैट है और बैट नीचे से भारी है, कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इधर हैवी है इधर हल्का है, अब बताओ सेंटर मास कहाँ आएगा? टुवर्ड्स द हैवियर पोर्शन। तो हमें ऐसा रटा हुआ होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होगा। पहले तो इस मिथ को हटाइए, सेंटर ऑफ मास को ही सेंटर पे बोलना जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास बस नाम दे दिया, वास्तव में सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस कहानी पे जाइए, वापस बताइए। इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना कठिन है। क्यों कठिन है बताइए? क्योंकि इसका पार्टिकल, हर पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा उबली पुबली मोशन हो रहा है, जिसको अपन पढ़, पर एक बिंदु ऐसा है जो एग्जैक्टली वैसा ही मोशन कर रहा है कि अगर मैं एक पार्टिकल को इसी कंडीशन में फेंकता तो बताओ पार्टिकल कैसा मोशन करता? दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जैसे एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जमीन पे रख दी, स्मूथ सरफेस है, आपने यहां बल लगाया, पता है क्या होगा? आप सोचिए, ये चलेगा भी और घूमेगा भी। टेबल पर पेन रख के एक किनारे पे बल लगा के देख लो, टेबल पर पेन रखो और एक किनारे पे बल लगाओ, बस चल रहा है या घूम भी रहा है? चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अगले एक ही इंस्टेंट पे डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, भाई इसका पॉइंट ये ज्यादा चला है, देखो ये कम चला, ये और कम, ये और कम, ये और कम, तो आप परेशान हो जाओगे। हर पार्टिकल के लिए मामला अलग अलग है। एफ बराबर एम ए लगाओगे, परेशान हो जाओगे किसके लिए लगाएं। तो फिर बड़े लोगों ने क्या किया, एफ बराबर एम ए नहीं, ए किसका? सेंटर ऑफ मास का। पूरा करके देखने पर और ऐसा करके देखने पर दोनों पे आंसर सेम आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो यार इंडिविजुअल पार्टिकल की कौन स्टडी करेगा? किसकी स्टडी कर लेंगे? सेंटर ऑफ मास की। तो एफ बराबर एम ए में ए किसका लिखोगे? सेंटर ऑफ मास का। क्या बात समझ में आ रही है? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजनरी पॉइंट है, वास्तव में सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चिड़िया एग्जिस्ट क्यों क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, रिजिड बॉडी का, रिंग का, स्फीयर का, इस पेन का स्टडी करना कठिन है। तो हम केवल एक पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं जो पूरे पूरे मोशन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। यस और नो? चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, अभी बाद में बनाइएगा, पहले बताइए जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास पे मास भी हो? ये देखो रिंग का सेंटर ऑफ मास, वहां पे मास ही, सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। सर बाहर नहीं समझ में आया, चल देख, इस रॉड का बताओ कहां होगा? बीच में। इस रॉड का कहां होगा? बीच में। पर इन दोनों का पता कहां होगा? यहां कहीं आएगा, आज का सवाल है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर मास बॉडी के अंदर हो, सेंटर मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेंटर मास जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में ही हो, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तभी होगा जब मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बैट हल्का है भारी है तो सेंटर मास कहां जाएगा? भारी की तरफ। ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं, धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। 15 मिनट की थ्योरी है, उसके बाद तो 4 दिन सिर्फ क्या चलने वाले हैं? क्वेश्चन। है क्या इनके पास? नहीं है? है सेंटर मास। चलो ये देखिए साहब, स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठाना जरूरी है ना भाई, नहीं तो फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लेते। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये इसने बैट फेंका, पर आप देखिए बैट तो हुबली बुबली मोशन कर रहा है, पर बैट के अंदर एक पॉइंट है, देखो लाल रंग का, देखो आप, वो एग्जैक्टली वही मोशन कर रहा है अगर एक सिंगल पार्टिकल को फेंक दिया जाता। देखिए सिंगल पार्टिकल को देखो बच्चा फेंक रहा है, सिंगल पार्टिकल देखिए कैसा मोशन कर रहा है? पैराबोलिक। ये देखिए इसके अंदर भी एक बिंदु है जो एग्जैक्टली पैराबोलिक मोशन कर रहा है, दैट बिंदु इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और देखो उसने बहुत अच्छे से बनाया है, देखो बल्ले के बीच में नहीं बनाया, देखो आप कहाँ बनाया है, कहाँ बनाया है? हैवियर की तरफ। बात समझ में आ रही है? ये देखिए ये कितना बढ़िया है। एक स्विमर, स्विमर कूद रहा है, देखिए जंप लगा रहा है, बॉडी
बॉडी का हर पार्ट अलग 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 मोशन कर रहा है, पर आप देखिए एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास को अगर आप आइडेंटिफाई करें एग्जैक्टली उसका मोशन क्या बिल्कुल ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक जैसी नहीं है? ये बात को आप फील करिए। पूरी बॉडी का मोशन को अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि हर पार्ट का जो कर्व है, जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है, वो अलग अलग है। परंतु एक बिंदु ऐसा है जो सबसे सिंपलेस्ट मोशन कर रहा है, सबसे सिंपलेस्ट। वो कौन है? सेंटर ऑफ मास। बोलिए हाँ है क्या? अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, मन खुश हो जाएगा। ये देखिए, ये है सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन, दो बार पढ़िए। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द पूरी बॉडी को एंड मूव्स इन द सेम वे एज अ पॉइंट मास हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका मोशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मान लो कौन मोशन कर रहा हो, पॉइंट मास। देख लो, फिर से डायग्राम देखो। ये बॉडी, बॉडी के हर बिंदु का मोशन अलग है। देखो अभी बैट का जो पकड़ने का हैंडल है वो इधर है, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। हर बिंदु का मोशन टेढ़ा मेढ़ा है, पर एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जैक्टली वही मोशन कर रहा है। अगर आप किसी पार्टिकल को इसी कंडीशन में फेंक देते तो जैसा मोशन वो कर रहा है वैसे उसका कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। यस और नो? क्या बात क्लियर हो रही है? तो सेंटर ऑफ मास की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए, शानदार परिभाषा है। द सेंटर ऑफ मास। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आज क्लास है रात को 9:30 बजे, जिसमें अपन कॉलिजन पढ़ेंगे बेटा। रात को 9:30 बजे कॉलिजन पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास होगी अनअकैडमी के ऐप पर, लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। वहां से आपको सीधा क्लिक करना है और सीधा आप क्लास में लाइव एंटर हो जाओगे। क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पूरा कॉलिजन एक साथ तैयार करेंगे। ऐसी क्लासें बार बार आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। फिजिक्स में जरूरी है लाना, क्योंकि फिजिक्स में डर होता है, वो डर क्वेश्चंस के थ्रू हटेगा। इसलिए इस तरह की क्लासेस आती रहेंगी और ऐसी क्लास की फ्रीक्वेंसी फरवरी, मार्च, अप्रैल में बेतहाशा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ सिलेबस हो जाएगा। वहाँ क्लासेस बार बार लगाएंगे कठिन टॉपिक की, जो टॉपिक कम समझ में आए, जिस पे ज़्यादा मेहनत चाहिए, खूब क्लास लगाएंगे। अंत में ऐसा कर देंगे आपको मार्च अप्रैल तक कि सर बिल्कुल सारी तैयारी बढ़िया हो गई है, कोई टॉपिक वीक नहीं रहने देंगे, सारा बढ़िया करेंगे। ये हमारी एक मोरल जिम्मेदारी है। चलो फटाफट लिखो और इसको फील करो। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वही मोशन कर रहा है, इस बात को आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली मूव इन द सेम वे एज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास अंडर द सेम एक्सटर्नल फोर्स। अगर उस बल्ले को ना फेंक कर उसकी जगह हम क्या फेंक देते? पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का मोशन और बल्ले के सेंटर ऑफ मास का मोशन एग्जैक्टली सेम होता है। ये कहना चाहते हैं। पूरे बल्ले के मोशन करने में जान निकल जाएगी, सिंगल पार्टिकल के तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। 2 महीने हो गए, तुम्हें अपनी स्थिति नहीं पता है। सिंगल पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसके तो सॉल्व नहीं हो रहे, हुबली बुबली कैसे सॉल्व करेंगे अपन है? हर पॉइंट कहीं अपने अंदाज में, अपनी मस्ती में जा रहा है, तो भैया उसके क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने हमारी आगे होके मदद करी। बच्चों, सबका मोशन मत पढ़ो, किसका मोशन पढ़ो? सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो। अब इसको 2 बार पढ़ो और इसको हिंदी में बोलो डेफिनेशन को, तब क्लियर होगा। अपने मन में इमेजिन करो, क्योंकि इसके बाद तो 4 दिन न्यूमेरिकल आएंगे। एक बार तुम्हें सेंटर ऑफ मास की फील आनी चाहिए। तुम्हें ये पॉइंट पता होना चाहिए, क्या सेंटर ऑफ मास सिर्फ नाम दे दिया, सेंटर ऑफ मास का कहीं ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल कहाँ होगा, सेंटर में, ऐसा कुछ नहीं है। वो बल्ला देखो ना यार, क्या सेंटर ऑफ मास क्या बल्ले के बीच में है क्या? कहाँ है भाई? तो सेंटर ऑफ मास का मिथ हटाओ कि वो सेंटर पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सरल परिभाषा बोलो कि एक छोटा बच्चा 10वीं 11वीं के उसने पढ़ाओ, उसको समझ में आ जाए कि देख एक बल्ले को फेंका, तो बल्ले का मोशन देखोगे पूरे, तो उसके हर बिंदु का मोशन हुबली बुबली है, परंतु बल्ले पर एक एक ऐसा बिंदु ऐसा है जो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपलेस्ट पाथ फॉलो कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री। अगर जो पॉइंट मास की होती, पॉइंट मास की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है अगर आप फेंकते? पैराबोलिक।
उस बल्ले के अंदर वो लाल रंग का बिंदु ऐसा था जो एग्जैक्टली पैराबोला फॉलो कर रहा था। देखो आप स्विमर को कूदना देखिए, वो बॉडी को मोड़ भी रहा है, हाथ फैल भी रहे हैं, जंप भी हो रहा है, सारे पॉइंट अलग अलग दिशा में है, परंतु सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली किसको फॉलो कर रहा था? पैराबोला को। क्या बात समझ में आ रही है? अब पढ़ो, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी एंड इट मूव्स इन द same way as a point mass equal to object when subjected to same action। ये भी तो जरूरी है भाई, सेम कंडीशन में करोगे तभी तो होगा। उसको तो आप किसी एंगल पे फेंक रहे हो और पॉइंट मास को सीधा फेंक रहे हो। अब आप कह रहे हो कि कंपेयर करो, कैसे करोगे? दोनों को एक जैसे फोर्स में, एक जैसे कंडीशन में फेंकोगे तभी तो कंपैरिजन होगा। देखो स्टैंड में लिखा व्हेन सब्जेक्टेड टू सेम एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट ऑन द, तभी तो कंपैरिजन होगा भाई। उसको भी ग्रेविटी में फेंको, उसको भी उसी एंगल पे फेंको, उसी को उतने ही स्पीड पे फेंको, तब जाके आप कंपैरिजन कर पाओगे। इसलिए अंत में कितने अच्छा लिखा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू सेम एक्शन। क्लियर है? फिर कुछ प्रॉपर्टी बोलो। सेंटर ऑफ मास का सेंटर पे होना कोई जरूरी, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। और बोलो हमेशा किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स द हैवियर पोर्शन की तरफ, टुवर्ड्स द, हाँ बीच में हो सकता है अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का सेंटर जो होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मामला बढ़िया है। रॉड, एक बढ़िया रॉड है, तो जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। रिंग का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। डिस्क का, हॉलो का, सॉलिड का, इन सब का। कब? जब तक मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, तो जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही बॉडी का सेंटर ऑफ, पर हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है बात? चलिए तो लिख लीजिएगा की पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। की पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर सोच सोच के लिखेंगे। पहला, देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ, सही बात है। सर कोई एग्जांपल बताओ सर। रिंग देख लो, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, पर वहां पे कोई मास नहीं है। सर बहुत सुंदर। सेंटर ऑफ मास में भी इनसाइड और आउटसाइड, देखो इसमें तो इनसाइड है जबकि इसमें आउटसाइड है, बॉडी के बाहर की तरफ है। फॉर अ गिवन शेप द बॉडी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्लोजर टू द मासिव, ये भी आपने समझा दिया। और ये बताया सिमेट्रिकल बॉडी में कहाँ होगा? जहां उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट काम के हैं जिसपे छोटे छोटे सवाल अपन करेंगे। ये मैंने आपको 3-4 बार बोल के समझा दिए, एक बार लिख लीजिए। और एक बार फिर वो बल्ले का डायग्राम भी बना लेंगे, हुबली बुबली वाला, उससे अच्छी फील आएगी। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि बल्ला, बल्ले का हर बिंदु टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहा है बच्चों, पर बल्ले पर एक बिंदु ऐसा है जो बिल्कुल एग्जैक्टली पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट बिंदु इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये कहने का मतलब है अगर अगर उस बल्ले के सेंटर ऑफ मास पे एक रेडियम चिपका दिया जाए, सोचना इमेजिनेशन, बल्ले के सेंटर ऑफ मास पर एक रेडियम चिपका दें और अंधेरे में उस बल्ले को फेंक के देखें दूर से, तो जो आपका जो रेडियम है ना वो एग्जैक्टली किस पे मोशन करेगा? पैराबोलिक पाथ। और इमेजिनेशन डेवलप करिए, है ना। अंधेरा कर दिया, बल्ले के सेंटर ऑफ मास पर क्या चिपका दिया? एक रेडियम। रेडियम मतलब चमकता है जो, ठीक है। अब अंधेरे में जब आप उस बल्ले को फेंकोगे तो आपको बल्ले के सारे पॉइंट तो दिखेंगे नहीं, सिर्फ वो लाल चमकता हुआ दिखेगा। और लाल वो चमकता हुआ पॉइंट कौन है? सेंटर ऑफ मास। वो एग्जैक्टली कैसा दिखेगा? पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी करता हुआ दिखाई देगा। क्या सेंटर ऑफ मास की फीलिंग आ रही है क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास एक पढ़ने को आसान बनाने का एक जरिया है। पूरे मोशन का अध्ययन करना कठिन है। किसका मोशन अध्ययन करें? सेंटर ऑफ मास। न्यूटन लॉ पे आ जाओ, F बराबर ma। हालत खराब, एक इसका लिखूंगा, ए तो हर बिंदु का अलग अलग है,
तो F बराबर एम ए। अब ए किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये समझाना चाहता था मैं आपको। यहां लिख लीजिए। मेरे हिसाब से मैं अपनी सारी बात कह पाया हूं आपको। बताइएगा मुझे, मेरी हेल्प करिएगा। बहुत आसान। अब अगले 3 चैप्टर हैं। अब सभी चैप्टर में 11-12 लेक्चर हैं। इसमें भी मैंने आपको पहले बता दिया था 11 से 12 लेक्चर में खत्म होगा। आज 8 है। फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे तक इसको पैक कर दूंगा पूरा। 11 लेक्चर में पूरा खत्म है विथ न्यूमेरिकल्स। टारगेट रख रहे हैं इसमें 60 से 70 न्यूमेरिकल के बीच में लॉक करेंगे। 40-42 हो चुके हैं, शायद 50 हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। कौन सा पॉइंट इसमें समझा दूं, बताइए। सारे क्लियर हैं क्या? तसल्ली से देख लीजिए। सेंट्रोमास केवल एक नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते थे। बड़े लोगों ने नाम रख दिया। उसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल हमेशा सेंटर पे होगा। ये मिथ हटा दीजिए। ये मिथ हटा दीजिए। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां हैवियर पोर्शन है वहां हो जाएगा। इनफैक्ट ये भी जरूरी नहीं है कि जहां सेंटर ऑफ मास है वहां मास भी हो। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में। वहां तो कोई मास ही। इमेजनरी पॉइंट, इमेजनरी पॉइंट। यस और नो? सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, सब पे आपको थ्योरेटिकल प्रश्न मिल सकता है। ये एक बार देख लें, बनाइए कि मत, एक बार और दिमाग में बैठा लीजिए तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैप्टर की क्या स्टार्टिंग में मजा आना चाहिए। फॉर्मूले आने के बाद तो फिर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक बार स्टार्टिंग फील आनी चाहिए कि अच्छा यार, बॉडी, बॉडी का तो हर पार्ट, ये हाथ इधर, ये हाथ ऊपर, ये हाथ मुड़ गए, घुटने मुड़ गए, ये पूरी बॉडी रोटेट हो चुकी है, फिर वापस बॉडी सीधी हो चुकी है। हर पार्ट का मोशन अलग अलग है। पर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बिल्कुल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। ये देखो, इस बच्चे ने एक पॉइंट मास को फेंक के दिखाया, एक बॉल को दिखाया। ये देखिए, बॉल का सेंटर एग्जैक्टली लाल वाला क्या कर रहा है? ट्रेजेक्टरी। ये देखिए एग्जैक्टली पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। मेरे हिसाब से बात क्लियर है। अब प्रश्न चालू होता है, सेंटर मास निकाला कैसे जाता है वो पढ़ लेते हैं, फिर तो न्यूमेरिकल खुल जाएंगे सीधे। तो यहीं डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ, पूछना कुछ? हाँ बोलो। सेंटर ऑफ एक्सिस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। क्या होता है सेंटर ऑफ एक्सिस? इस बल्ले का सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ एक्सिस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होता है? सुना तूने कभी सेंटर ऑफ एक्सिस? सेंटर ऑफ एक्सिस कोई शब्द होता ही नहीं है भाई। कोई शब्द नहीं होता। क्या सेंटर ऑफ एक्सिस पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ एक्सिस, रिंग की सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है? रिंग की सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है? कुछ थोड़ी ना है। सेंटर को, सेंटर ऑफ एक्सिस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। एक्सिस होता है, इक्वेटोरियल होता है। सेंटर ऑफ एक्सिस नाम का कोई शब्द नहीं होता। लिखिए, हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। 3 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है? सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं आपको एक बार सिखा रहा हूं, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ये पार्टिकल हैं साहब, M1, M2, M3, M4। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। M3 का पोजीशन वेक्टर R3, M2 का R2, M4 का R4। ये पोजीशन वेक्टर है। तो इनका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास,
सभी को याद है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छे से फॉर्मूला देखें, बस आज एक ही फॉर्मूला समझें और इसके पीछे पड़ जाएं, 10 सवाल कर लें, अपने आप तैयार हो जाएगा। आशीष सर पहले बताओ डिस्क्रीट पार्टिकल क्या होता है? डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब एक अलग अलग पार्टिकल है, जैसे ये पेन, इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं है, इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस मास, इसमें कंटिन्यूअस मास है। ये क्या पढ़ रहे हैं? एक बॉडी है या एक सिस्टम है जिसके अंदर 5 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5, इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। क्लियर है? एक एक शब्द बोलो। m1, m1 क्या है? उस पॉइंट का मास। r1 क्या है? r1 उसका पोजीशन वेक्टर। r2 दूसरे का पोजीशन वेक्टर। कोई कहता है सिर्फ कोऑर्डिनेट बता दो, x कोऑर्डिनेट, तो बताओ x कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिख लोगे? सीधा फॉर्मूला, केवल x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो m1 x1 प्लस m2 x2, केवल x कोऑर्डिनेट। इसको खोल देंगे, r वेक्टर को 3 टुकड़ों में खोल सकते हो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो केवल x कोऑर्डिनेट कंपेयर करा लो। ycm चाहिए, केवल y कोऑर्डिनेट कंपेयर करा लो। ये अकेली स्लाइड आज का लेक्चर पूरा कवर कर देगी। चैप्टर आसान है, 4 क्लास में हो जाएगा, क्लास कोई भी मत छोड़िएगा, इंटरेस्टिंग बातें आएंगी कल से, परसों से, मंडे से, इसलिए खूब बढ़िया 4 लेक्चर में पढ़ना है और इसको बढ़िया तैयार कर लेंगे। इसे बोलते हैं, पूरा बोलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल बातचीत बंद करो, डांटना नहीं पड़े। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीएम सेंटर ऑफ मास। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, मजे की बात, कोई आप एक याद करिए, सिमेट्री से सारे याद हो जाएंगे। उपयोग बताता हूं आपको क्यों पढ़ रहे हैं, उपयोग आपने यूज कर रखा है, ऐसे चलते फिरते बताता हूं। कोई पूछ ले कि भैया सेंटर मास की जरूरत कहां पड़ती है, छोटे मोटे उपयोग, बाकी तो आप धीरे धीरे होशियार हो जाएंगे। जैसे ये रॉड, अब इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखने में जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके हर हर पॉइंट की जमीन से दूरी, हर पॉइंट की जमीन से दूरी अलग अलग है, हर पॉइंट का mgh लिखने में जान निकल जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ही लेकर इंटीग्रेशन किया, तो पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgl/2। तो फिर बोला गया, अच्छा इसका पूरा मास कहां रख दो? इसके सेंटर ऑफ मास पे। एग्जैक्टली जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही इसकी भी आएगी। ऐसा अपने सवाल किए भी थे, याद करो। तो सेंटर ऑफ मास का उपयोगिता बता रहा हूं। एक तो आपने देखा, हाँ यार वो बल्ले का पूरे का मोशन करना बड़ा कठिन है यार। उसी तरह देखो अब इसका रियलिस्टिक, यार इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि हर बिंदु की तो जमीन से ऊंचाई, मुझे तो मास्टर ने सिखाई थी mgh लू कहां से? हर बिंदु की तो जमीन से दूरी। तो जब इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया गया तो उत्तर कितना आया? mgl/2। तो लोगों ने चिपके से एक बात चिपका दी, क्या? इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर पे रख दो, एग्जैक्टली वही उत्तर आएगा जो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आता है। बोलो हाँ है क्या? चलिए साहब, क्या क्वेश्चन शुरू करें? फॉर्मूले 2-3 बार बोल लो। सर ये कब लगाऊं और ये कब लगाऊं? जब फॉर्मूला क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में हो। किस में हो? ये लगा बिंदास, m1r1 प्लस m2r2। और जब सिंपल कोऑर्डिनेट पूछे तो ये कोऑर्डिनेट वाले लगा। क्या बात क्लियर है? 2-3 सवाल करके देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या फाइंड कर रहे हैं बताओ? हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देख लो तसल्ली से,
कोई डाउट हो तो पूछो। बढ़ू आगे। अब 10 क्वेश्चन करके देखते हैं, 10 क्वेश्चन से पहले नहीं रुकेंगे, फटाफट फटाफट लिखें, धमाधम लिखते जाइए। 7 सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन मुझे करने हैं। आपका एक मैं मोमेंटम बना दूं, दिशा दे दूं, फिर आपको दौड़ना है। जहां गिरोगे मैं हाथ लगा लूंगा, गिरने नहीं दूंगा आपको। वो साइकिल में क्या होता है, पीछे से बच्चे को साइकिल पकड़नी पड़ती है, हल्की सी 3-4 दिन, बस वो सीट पकड़ के बैलेंस बन गया, फिर चल जाती है साइकिल। पूरा पढ़ाई पे फोकस करें। तो ये ऐसी बातें हैं जो हर जगह काम आएंगी। अगले चैप्टर में नए सर आएंगे, दूसरे टीचर आएंगे पढ़ाने, वहां भी ये सब चीजें काम आएंगी। तो अपन को एकदम फोकस करना है। नहीं, मैं तो अकेला पूरा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा सिलेबस। मैं साल भर भी पढ़ाऊंगा तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, दो दो जैसे बायो है, पूरा बॉटनी जूलॉजी 6-7 अध्यापक आते हैं, तब जाके क्या होता है, पूरा बायो होता है। इसी तरह केमिस्ट्री में आईओसी चल रहा है, तो आईओसी के अध्यापक, ओसी, फिजिकल, तब जाके होता है। इसी तरह पूरी फिजिक्स जब पढ़ाई जाती है तो 7-8 लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, तो वो 7-8 लोग मिलकर पूरी फिजिक्स निपटा पाएंगे। चले करें क्या क्वेश्चन, बहुत आसान है। बोर्ड पे देखो, 3 पार्टिकल दिख गए, इक्वल मास है। तो बताओ ये क्या है, पहला रखा हुआ है 0 0, मतलब ये कौन हुआ बताओ, ये है x1, ये y1, पहला x दूसरा y, ये दूसरा पार्टिकल x2 y2, ये बोलो x3 y3। 10वीं क्लास जिंदाबाद। पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट y। जल्दी से करेंगे। एक्सीएम हर बच्चा सवाल करेगा, इतना आसान है, किसी का गलत नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा। सरल कठिन कुछ नहीं होता फिजिक्स में, समझ में आना और नहीं आना ये शब्द होते हैं। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजें आपकी आसान होती रहें। रिवीजन क्लास लगाएंगे, ऑनलाइन क्लास सपोर्ट रहेगा, क्लास में बता रहे हैं, बस यार अच्छी तरह से फिजिक्स का डर हट जाए। क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स हमेशा से क्रिटिकल सब्जेक्ट रहा है, अगर आपने उसको जीत लिया तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता है। इक्वल मास है, सारे मास m मान लीजिए, तो m इंटू x1 0, m इंटू x2 a, m इंटू x3 a/2, m प्लस m प्लस m, y 0, y 0, y a√3/2, 3m, 0 0 तो कट ही गया, तो m इंटू a√3/2 अपॉन 3m, m से m कटा, a√3/6, ये आ रहा है क्या, देखो ये कितना आएगा, ma प्लस ma/2, 3ma/2 अपॉन 3ma/2। तो फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, फाइनल आंसर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट a/2 कॉमा a√3/6। देखो ये आ रहा है क्या, क्या चीज निकाल लो, उस पर थोड़ा फोकस करो, इमेजिन करो। सवाल आसान है, पर जितनी बात बोल लोगे ना, सर क्या है 3 पार्टिकल रखे गए हैं अलग अलग जगह, तो सर हमने ये क्या निकाला है, ये हमने उसकी क्या निकाली है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, के उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। इतना जरूरी है बोलना, सिर्फ कॉपी भर लोगे सवाल को रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा उसको बोलो कि 3 पार्टिकल हैं, तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट पे रखे गए थे, हमने इस फॉर्मूले से किसकी लोकेशन फाइंड करी है, सेंटर ऑफ मास की, यहां या ना। अब इसको ये अलग एक अंदाज में पूछता है, वो कह देता है 3 मास इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रखें, कहां रखें, सवाल यही बनेगा पर लैंग्वेज अलग है। लिखते हैं अगला क्वेश्चन।
10 क्वेश्चन कर लो, 10 से पहले मत रुको, फिर चीज को आगे बढ़ाएंगे और बहुत आसान लगेगा। ऐसे ही सवाल मजे आएंगे ना, सब खटाखट होंगे। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। आज का लेक्चर जरूर पढ़ लेना घर जाके। पहले 2 लेक्चर बच्चे मेहनत करनी पड़ती है बस, फिर तो क्या होता है एक दिशा बन जाती है ना, फिर क्या चीजें अच्छे समझ में आती हैं। इसलिए खूब खुश रह के पढ़ो, पूरा सेंट्रो मास हो जाएगा, फिर सेंट्रो मास की क्लास एक बार और लगा देंगे। यही बात फिर से वापस 4 दिन की रिवीजन। पीछे पढ़ना है, डर हटा के फेंकना है, हम तैयार हैं दौड़ने के लिए। आप भी घर जाके पढ़ो। अब सर इसमें तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं दे रखे सर, एक्स वाई तो कहीं दे ही नहीं रखे थे। वही सवाल है, बस थोड़े पूछने के अंदाज अलग है। अब पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, वो देखो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, सवाल वही है। 3 मास रखो, पहला 1 किलो यहाँ रखा, ये 2 किलो, पहला 2 किलो है, 2 किलो, दूसरा 4 किलो, तीसरा 6 किलो। सर मैं ऊपर नीचे आगे पीछे रख दूं, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन में पूरा दिया हुआ होता है। ये 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। ठीक है। अब एक नई चीज, कोई भी हम दूरी नापते हैं या लोकेशन बताते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस पे होती है। आ जाए, यहीं खड़ा हूं मैं, अरे फटाफट आ जाइए, 500 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं। 500 मीटर कहां से? 500 मीटर कहां से भाई? जवाहर नगर से, तलवंडी से, अन अकेडमी से, स्टेशन से। केवल 500 मीटर बोलना सही नहीं है। आप थोड़ा रियलिस्टिक सब्जेक्ट पढ़ो, कि जो दूरियां होती है ना, ये रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, लोकेशन। सिर्फ ये बोलना कोटा 55 किलोमीटर पर है, ये वाक्य कहां सही है यार? कोटा 55 कहां से भाई? रेफरेंस बोलना पड़ता है। आप क्या बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा फील करिए कि हम किसी की लोकेशन बता रहे हैं, तो लोकेशन के लिए कोई ना कोई पहले रेफरेंस, वो रेफरेंस होता है मैथ्स में ओरिजिन। तो पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? ओरिजिन। लो साहब, आशीष सर मैं किसी और को मान सकता हूं? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ये ओरिजिन 0,0। अब बताना मजा आएगा, ये साइड कितनी है? 1 मीटर। बोर्ड पे देखना। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखना, नमी 10वीं, बताओ कितना आगे गए? 1,1,0। इसके कोऑर्डिनेट लिखने में थोड़ी सी जान निकलेगी, पर मन आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए, ये हाइट होती है √3a/, याद होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3a/2। सर मुझे नहीं याद है सर, मैं बता देता हूं भाई, आसान है सब चीजें बहुत। ये हाइट चाहिए, ठीक है। ये दूरी मान ली x, ये दूरी पूरी a है तो ये a/2, ये एंगल 60, tan θ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 परपेंडिकुलर x बेस a/2, उधर बेस दिया। एक बार सीख लिया, अब याद रखिए आगे के लिए, बहुत काम आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3a/2। अब सुनना, साइड 1 है, साइड कितनी है? 1 है, तो बताओ हाइट कितनी हो जाएगी? √3 √3/2। हाँ या ना? अब देखना, इसके पॉइंट लिखने में मजा आएगा। निगाहें बोर्ड पे रहें, हिले नहीं। ये कितनी दूरी? 1/2, तो आगे गए, और ऊपर कितना आए? √3/2, तो कोऑर्डिनेट आएगा 1/2 कॉमा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? वो सवाल आसान था, भाई ने सारे कोऑर्डिनेट पहले ही दे दिए।
इसने आपसे पहले क्या निकलवाए, कोऑर्डिनेट। क्या बात समझ में आई? इसके 0 0 यहां लिखो माना। इसके बताओ 1 आगे गए, 1,0। इसमें ऊपर ऊपर आगे कितना गए, 1/2। ऊपर कितना गए, ये √3/2 कहां से आया, ये कोने में बातें लिखो। साइड ए होती है तो √3/2, साइड 1 है तो हाइट √3/2। अब आप राजा हो। ये M1, तो ये क्या होगा, x1 y1। ये M2, तो ये क्या हो गए, x2 y2। पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट y। ये M3, तो ये x3 y3। पहले 4 सवाल समझने के होते हैं। ये मास M1 है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। इस मास को M2 माना तो ये x2 y2। इसको M3 माना तो x3 y3। उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है भाई, इतना आसान है। सही हो जाएगा सवाल इसका, परीक्षा में कहीं नहीं फंसेगा। चलो एक्सीएम, एक्सीएम M1 x1, M2 x2, M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 2 इंटू x1 0, M2 4, x2 1, M3 6, x3 1/2। 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 3 7, 7/12। एक्स कोऑर्डिनेट 7/12, वाई कोऑर्डिनेट बताओ, √3/, पक्का? फाइनल आंसर लॉक कर रहा हूं, फाइनल आंसर लॉक कर रहा हूं। पहले एक्स लिखा जाता है और उसके बाद पाई लिखा जाता है। सभी लोग बोर्ड पर आए प्लीज। पहले 4 सवाल धीरे धीरे करें, फिर खूब भागना है, खूब प्रश्न है भर भर के मॉड्यूल में। जब मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है, डस्टर रखा हुआ है क्या? अच्छा, अच्छा वो स्कूल वाले ब्लैक बोर्ड जैसा लुक दिया गया है, हाँ। स्कूल में होते हैं ना ब्लैक बोर्ड। पढ़ें क्या आगे? M1 M2 M3 समझ में आ गया सभी को? लोकेशन समझ में आ गई? हाँ, पूछना है भैया कुछ? हाँ बोल। बिल्कुल, और क्या। लोकेशन अगर आप बदल, ये विथ रेफरेंस है लोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होता जाएगा सब कुछ। पर एक, हाँ वो दिया होगा क्वेश्चन में कि 0,0 को M1 पे मानो, अपन ने नहीं दिया। क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है, अभी डायग्राम के साथ आएगा। क्योंकि जैसे आप ओरिजिन बदलोगे सारा खेल चेंज हो जाएगा, सारा खेल चेंज हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ये आंसर कब है, जब मैंने M1 को कहा माना है, ओरिजिन पे। और M2 M3 की लोकेशन बदल दोगे तो अभी गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल होगा। तो अभी क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा क्या रेफरेंस लेना है, किसके रेस्पेक्ट में। सही है। अगला सवाल आ गया देख। फाइंड सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू M1। अब इसने बोल दिया रिलेटिव टू M1, तो बता ओरिजिन कहां होगा, कोशिश कर। बहुत बढ़िया, M1 पर ओरिजिन होगा। तो सब बोलेगा वो धीरे धीरे, सब बोलेगा, पूरा खेल खेलेगा अच्छे से। फोटो बनाए, फॉर्मूला आसान है। बिल्कुल, ऑनलाइन वाले बच्चों आप सही पूछ रहे हैं।
अगर हम उनकी लोकेशन बदल देंगे तो हमारा उत्तर बदल जाएगा बिल्कुल। वो सिर्फ एक क्वेश्चन का आइडिया दिया था जिससे आपको कोऑर्डिनेट लिखने आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रश्न में क्लियर होगा। जैसे आदित्य इस प्रश्न में लिखा हुआ है, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है रिलेटिव टू m1, तो अब हमें m1 को ही रेफरेंस मानना पड़ेगा। चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले 4-5 सवाल में दम लगाना पड़ता है, घर जाके भी इन 4-5 सवाल को वापस करो। तो एक बार चैप्टर में घुस गए तो काम हो गया। कितने मास हैं बताओ? 2। m1 m2 ओरिजिन मानो। अब पक्का हो गया, m1 कोई ओरिजिन मानू क्या? क्यों? बोला है रिलेटिव टू m1। आई बात समझ में? दूरी बताओ कितनी? l। चिल्लाओ इसका कोऑर्डिनेट l कॉमा, कोऑर्डिनेट लिख दिए, इसके बाद तो आप राजा हो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 तो इसके साथ वाला x1 y1। अब हर बच्चा करेगा। m2 x2 y2। फॉर्मूला बोलो। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ycm m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m। तो m1 x1 0, m2 x2 l अपॉन तो xcm m2 l अपॉन ये 0। सर ये तो 0 ही आना था, आपने क्यों सॉल्व किया? अब आप थोड़ा खुद सोचो। ये पूरा दोनों पार्टिकल x के अलोंग हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास यही तो कहीं लाई करेगा। तो x एक्सिस पर ही तो लाई करेगा। y कोऑर्डिनेट तो वैसे ही 0 आना ही था, आ भी रहा है। आप खुद सोचिए, दोनों मास x पर हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी x पर ही कहीं आएगा। बीच में बोलने की गलती मत करना। बीच में तो तब आएगा जब दोनों मास सेम हो। बीच में कहीं आएगा। किसके पास आएगा? हैवियर मास। पूरा लिखना। ये दूरी किससे है? ये दूरी m1 से है। कोई बताएगा m2 से दूरी कैसे निकाल लूं? घटा दो। ये दूरी यहां से आई है, तो m2 से निकाल सकते हैं क्या? m2 से निकाल सकते हैं क्या? निकाल लीजिए। बताइए m2 से दूरी बताइए। m2 से दूरी बताइए। बताइए m2 से दूरी l माइनस m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो बताइए कितनी आएगी? m1l अपॉन m1 प्लस। भाइयों एक खतरनाक रिजल्ट आ गया है आज का 9:18 पर, जो कि बहुत काम का है। पहले आप नोट करिए, फिर बताता हूं। बहुत काम का है। अब ये एक बार ही सॉल्व करना था, अब कभी नहीं सॉल्व करेंगे। कभी भी दो पार्टिकल सिस्टम हो और सेंट्रो मास निकालना है, तो सीधा याद करिए, अगर m1 से निकालना है तो ऊपर कौन आएगा? m2l अपॉन m1 प्लस m2। m2 से निकालना है m1l अपॉन m1 प्लस m2। कब लगाएंगे? टू पार्टिकल सिस्टम। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, फिर डायरेक्ट यूज करेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, अपने शब्दों को आसान कर रहा हूं। अगर मुझे सेंटर मास m1 से निकालना है तो ऊपर कौन आएगा? m2। m2 से निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? m1। क्या इस बात को रिजल्ट बना के लिख दें क्या? लिख लो। पहले बराबर आ जाओ, कोई पीछे रह गया हो तो। स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। center of mass of two particle system. Standard result. Center of mass
of two particle system. Center of mass of two particle system. Center of mass of two particle system. चलो अब पहली काम की बात आ रही है, यहां 5 मिनट रोकूंगा और अच्छे से बताता हूं. दो पार्टिकल, इसका मतलब M1 और M2, दूरी L. अब मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए. कहां से चाहिए बताइए? M1 से चाहिए. तो बताओ आंसर क्या आएगा? M2L अपॉन M1 प्लस M2. क्यों? क्यों का उत्तर लास्ट स्लाइड है. अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन M2 से चाहिए तो बताओ M1L अपॉन M1 प्लस M2. देख लीजिए, अच्छे से डायग्राम बनाकर एनालाइज कर लीजिए. यहां कहीं सेंटर ऑफ मास मान लीजिए. तो M1 से पूछेगा, यहां दिखाइए डायग्राम में M2L अपॉन M1 प्लस M2. M2 से पूछे तो M1L अपॉन M1 प्लस M2. बहुत काम आएगा आगे जाकर. किसी भी रिजल्ट को याद करें तो उसकी सारी बातें सुनकर याद करें. जैसे हमने कॉलिजन में कुछ बातें पढ़ी थी. हाँ सर, मास सेम, कॉलिजन इलास्टिक, हेड ऑन तो वेलोसिटी एक्सचेंज. ये पूरा रिजल्ट काम का है. फिर हमने एक 4M1 M2 याद किया था, याद है किसी को? उसमें सुनते हैं इलास्टिक कॉलिजन दूसरा रेस्ट में होना चाहिए, देन परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल. तब मजा आता है. आप सीधे रट लोगे तो फायदा नहीं है. देख लो, 1 मिनट का यहाँ पॉज है. दिमाग में सारी बातें बैठाओ. दो मास हैं, ठीक है. सेंटर ऑफ मास, अरे नाम गलत पड़ गया. सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है सेंटर. तो ये बात तो हट गई अब. बस सेंटर ऑफ मास क्या है? वापिस पॉइंट डिफिनेशन आ जाओ. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली उसी तरह का मोशन करता अगर हमने वहां पर उस बॉडी का ना फेंक कर एक पार्टिकल को फेंक देते. तो सबसे सिंपलेस्ट मोशन कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास. यस और नो? ये थॉट आना चाहिए. बोलो आगे बढ़ूं क्या? आ जाओ. अब प्रश्न देखते ही माहौल सेट है. बताओ किस में दे दिया? आर में. तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेक्टर वाला. वेक्टर वाला. बिल्कुल बातचीत नहीं करें, प्रश्न लिखें. इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई सवाल परेशान ना करे. अच्छे से लिख लीजिए. प्रश्न पढ़ते ही पता चल रहा है, अच्छा यार वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो बढ़िया है. वो वेक्टर फॉर्म में 3 बार नहीं करना पड़ता. वेक्टर फॉर्म में एक बार में आंसर आ जाता है. 3 है 4 है? 3. क्या पढ़ रहे हैं?
टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइडिया भी होना चाहिए, हम सवाल करते तो जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम अलग अलग सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड कर रहे हैं। केवल कैलकुलेशन है, केवल मैथ्स, फॉर्मूला आ गया है यही चलेगा, सोमवार शनिवार यही चलेगा, बस सवाल कठिन 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 होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट नए नए जुड़ते जाएंगे, फंडामेंटल लेवल पर यही रहेगा। आया क्या आंसर? हो जाएगा, आसान है, घबराइयो मत, पढ़ना घर जाके, तैयार हो जाएगा बढ़िया। हाँ, और कॉलेजन वापस पढ़ाऊंगा आज, सारे सवाल सारे कॉन्सेप्ट फिर से, तो क्या मजबूती के लिए कि टॉपिक में क्या बढ़े, अपना कॉन्फिडेंस बढ़े यार, कि नहीं सर मैं कर लूंगा सर, और नए सवाल मिलेंगे सर, सर 15-20 सवाल और दे दो सर नए, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सिखाना चाहते हैं यार, बच्चा मतलब फिजिक्स में दौड़े। चल बता, 4 और 2 6 और 6 12 ही आ रहा है कि भाई, 2 प्लस का 2 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 प्लस का 2 माइनस का 12, और के 3 और 4 7 में से 3 गया, 4 बटे में 6, सही है, 2 से काट दो, तो 2 6 12, 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। देखो तो आरसीएम, भाइयों और बहनों, आरसीएम देख लो। अब थोड़े कठिन करें क्या? मेरे हिसाब से बेसिक 4 सवाल समझ में आ गए, फॉर्मूले याद भी हो गए इस बहाने, 4 और कर लोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में था तो वेक्टर फॉर्म में लगाया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में था तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लगा दिया, बात खत्म। देख ले बच्चे। हाँ बोल मत, इतने देर तो सवाल लिख लेगा, बोलना नहीं है। 70-75 तक आंकड़ा पहुंचाना है मेहनत करके, हर चैप्टर में आप खूब सवाल, रुकना नहीं है, सवाल फिजिक्स में सवाल ही सब कुछ है। पलंग पे लेटते हुए अटेम्प्ट मत करना, तू पलंग पे लेट जाए वीडियो चला ले, हाँ है ना, देख लूंगा वहां से। हाँ, टेबल कुर्सी पर बैठकर। हाँ, बताओ इसमें क्या लिखना सिखाना चाहता है आपको एग्जामिनर? कोऑर्डिनेट लिखना, बस कोऑर्डिनेट लिखना। अब तुम्हारा वो सवाल सही हो जाएगा, वो बालक कहाँ गया, बाहर चला गया क्या अभी वो? हाँ अभी आएगा जब बताए। वो जो अपन ने ओरिजिन, अब इसने देखो ओरिजिन बना के दे दिया पहले से ही, ओरिजिन बना के दे दिया और पार्टिकल की लोकेशन भी सेट कर दी, बस अब कोऑर्डिनेट लिखना है, जल्दी लिखें। चाय भिजवा दो थोड़ी, सब मैं पी रहा हूं, आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी, बस मैं पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
आप मेरे साथ फील कर सकते हैं। चलिए यहां 0,0 साइड कितनी है ए, प्यारे इसके कोऑर्डिनेट बता, A,0 इसमें ऊपर गए 0,A, तो गए का बात। चलो A,A, चलिए क्या बात बन गई। अब बताइए XCM, अब ओरली करो, ये M1 लिख रहे हो तो तुरंत इसका X1 प्लस 2M लिख रहे हो तो तुरंत इसका X कोऑर्डिनेट, 3M लिख रहे हो तो तुरंत इसका A, 4M लिख रहे हो तुरंत इसका X। अब ऐसा ओरली करो, ये ओरली कब होगा, जब आप 5-7 सवाल कर लोगे ऑनलाइन। आदित्य तुम्हें समझ में आ गया होगा कि देखो अब इस सवाल में सब कुछ मेंशन है, ओरिजिन भी मेंशन है और सबकी लोकेशन भी मेंशन है। वो जो तुमने पूछा था कि अगर पार्टिकल की लोकेशन बदल दो, पार्टिकल की लोकेशन बदल दो, अब देखो इसमें सब सेट है, ओरिजिन भी दिया हुआ है और सबकी लोकेशन भी दी हुई है। कितना आ रहा आंसर, एक्सीएम 2MA प्लस 3MA 5MA बटे 4, 3, 7, 2, 8, 2, 9, 10, A/2 आ रहा है एक्सीएम। YCM बताओ। अब देखो जिनको नहीं आ रहा मैं बताता हूं क्या करना है, M लिखा तुरंत इसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, फिर 2M लिखा इसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 3M लिखा Y कोऑर्डिनेट, 4M लिखा Y कोऑर्डिनेट बटे टोटल कितना आ रहा है भाई उत्तर, 7A/10। क्या मैं फाइनल आंसर लॉक करूं क्या, हेल्प करो मेरी, फाइनल आंसर लॉक करूं क्या, A/2 कॉमा 7A/, this is the location of center of mass। सर क्यों पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, दो कारण है, एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट 2024, ये तो सबसे मूलभूत कारण है। दूसरा फिजिक्स के दृष्टिकोण से वो बताता हूं, पूरी रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का मोशन करना कठिन है। वो बैट, उसने बेसबॉल का वो बल्ला फेंक दिया था, देखा आपने भाई साहब, हुबली बुबली मोशन हो रहा है, आप मोशन का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ। यार अपन से स्ट्रेट लाइन वाले सवाल तो सॉल्व होते नहीं, अपन को तो अपनी जानकारी तो पता ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल जा रहा है उसके सवाल नहीं बन रहे, उसके बल्ले के हर पॉइंट का तो मोशन कर्विलिनियर है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो रहा है, तो कहाँ का मोशन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ। सही है, हाँ बोल रहा है कैसे मुझसे नहीं होते। चलो अब क्वेश्चन चेंज कर दिए भाई, अब नए क्वेश्चन आ गए, अब पार्टिकल हट गया, अब क्या आ गई, ऑब्जेक्ट्स। अब देखना इसको कैसे करेंगे, इसको भी बड़े एक जबरदस्त ट्रिक से करेंगे। कॉलिजन का होमवर्क किया था, बने सवाल, बने कुछ, काफी बनने चाहिए, डिस्कस कराऊंगा मैं क्लास में, बनने चाहिए मेरे हिसाब से, मुश्किल से 15-20 में डाउट आएगा, मतलब उससे कम में आ जाएगा। चलो अब अब एक बात सुनो, ले सुनो सुनो, सीरियस हो जाओ। अब जैसे पूरी बॉडी है जिसका मास है m, लंबाई है l, एक शब्द है जो आपने गौर नहीं किया, यूनिफॉर्म, याद करिए, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से मैच करता है, तो इस पूरी बॉडी को हटाकर केवल एक पार्टिकल क्या L/2 पे रख दूं,
देखो वापस समझो, पूरी रॉड को हटाकर पार्टिकल कहां रख दिया, मिड पॉइंट पर। आइए बातों को समझिएगा। सबसे पहले ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। दो सवाल में दिक्कत आएगी, फिर हो जाएगा। वापस देखें, वापस देखें, ये पूरी रॉड को हटाओ, पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास पर पार्टिकल रख दो। बताओ क्या दोनों का मास सेम है? दोनों का मास सेम नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड ऑफ सेम सेम मटेरियल। अगर एल लंबाई का मास एम होगा तो 2l लंबाई का मास, तो बताओ 2m कहां रख दूंगा? उसके सेंटर पे। कोई बताएगा सेंटर कहां आएगा? एल पर। कोऑर्डिनेट बताओ, एल कॉमा 0। सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां बीच में। कितनी दूरी पर? L/2 पर। तो यहां मास रख दूंगा। कितना मास? m। कितनी दूरी पर? कोऑर्डिनेट बता। 0, L/2। तो आशीष सर आपने क्या किया? कुछ मैंने इसमें होशियारी लगाई, रॉड को रिप्लेस कर दिया बेटे रॉड के सेंटर ऑफ मास से। सर ये M2M नहीं समझ में आया। उसने बोल दिया यूनिफॉर्म रॉड है, एक ही मटेरियल की है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो L लंबाई का मास अगर M किलो है तो 2L लंबाई का 2M हो जाएगा ना भाई। अरे लंबाई बढ़ती जाएगी, मास भी बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ है क्या? तो इसका सेंटर मास बताओ, 2L का सेंटर मास चिल्लाओ कहां होगा? एग्जैक्ट L पर। देख, इस पॉइंट पर क्या रख दिया? पूरी रॉड का मास। इस पॉइंट पे क्या रख दिया? पूरी रॉड को। अब सवाल किस में कन्वर्ट हो गया? थे ऑब्जेक्ट, थे ऑब्जेक्ट, पर आपने इसको पार्टिकल सिस्टम में क्या कर दिया? कन्वर्ट। क्या गंभीरता को समझ रहे हो? रॉड को हटाओ, रॉड को रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से। यस और नो? बोलो, फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ, एक्सीएम m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ycm m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1, m1 पहला मास 2m। जैसे 2m लिखो, इसका x कोऑर्डिनेट से गुणा कर दो। जैसे ही m लिखा, 0। धीरे धीरे आदत डालोगे तो बन जाएगी। YCM जैसे ही पहला मास लिखा, 2m, उसके y कोऑर्डिनेट से गुणा कर दिया। m लिखा, y कोऑर्डिनेट से गुणा कर दिया। देखो क्या मैं सही कर रहा हूं? सभी लोग बोर्ड पे आओ। मैंने क्या किया, मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्ट्स को हटाया और उसको रिप्लेस कर दिया उसके सेंटर ऑफ मास से। एल लंबाई की रॉड होती तो सेंटर ऑफ मास L/2 पर होता। 2L की लंबाई होती तो L। देख लो, आंसर बता। L/, फाइनल आंसर लॉक कर रहा हूं। बोलो, 2L/3 कॉमा, इस फॉर्मेट में लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, इस फॉर्मेट में लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं। अब ऐसे 5 क्वेश्चन करो कि बॉडी को हटाओ, बॉडी को रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसा हमेशा हो ये कोई जरूरी? अगर रॉड नीचे से भारी हो, ऊपर से हल्की हो, तो हैवियर की तरफ होगा। वो भी हमारे सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे।
मजे की बात ये है फिजिक्स में, पहले 2 ढाई महीने मेहनत कर कर एक जब बेसिक बन जाता है तो किसी भी चैप्टर को समझने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है, बेसिक मैथ, वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, कॉलिजन, तो हम 600 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इतने क्वेश्चन करने से क्या होता है, दिमाग धीरे 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 ट्यून अप हो जाता है। इसलिए पढ़ना, रोज सवाल करना जरूरी है। अपने आप धीरे धीरे चीजें सही होती जाती हैं। चलो, उसने सब कुछ कर दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है। हॉलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है भाई, कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, ईमानदारी से देखना, मैं ईमानदारी से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब मेरे शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो, बाल मत बनाओ, बोर्ड पे देखो। हॉलो स्फीयर, पूरी बॉडी को हटाया और उसका सेंटर से रिप्लेस किया। कहां होगा इसका सेंटर, देख वही है, दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है। कहां रख दूं, 0,0। मास भी दे रखा है भाई, फिर क्या बचा। दूसरा डिस्क, डिस्क A,0, ये हॉलो स्फीयर, ये भी दिया हुआ है 0,A। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल वो दिखावा है। स्फीयर, हॉलो डिस्क, सॉलिड स्फीयर, कोई मतलब नहीं है। एक वाक्य बोलिए, शुक्रवार का दिन है, वाक्य बोलिए, ऑब्जेक्ट को हटाओ और उसको रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से। क्या कर लेंगे, एक्सीएम, m × 0, m × A, m × 0। कितना एक्सीएम, A/3, YCM, A भी/3 आ रहा है। फाइनल आंसर, बढ़े आगे। आसान है, आज पहला लेक्चर है, आज फंडामेंटल है। आज आपको बार बार समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा कठिन हो गया सवाल। अब 3 रॉड हैं, घबराने का नहीं है, एक ही नारा है, एक ही नारा। रॉड हटाओ, रॉड को रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से, बस। सभी लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट, प्लीज आज का लेक्चर जरूर पढ़ना। कठिन लगे वीडियो सुन लेना, सवाल वापस करना। पहले 2 लेक्चर मेहनत करनी पड़ती है बस। उससे क्या होता है, बच्चों चैप्टर ग्रिप में आ जाता है, तो फिर आगे के शब्द टीचर के अच्छे लगते हैं। ये हर सब्जेक्ट में ध्यान रखो। पहला जब नया चैप्टर शुरू हो रहा हो कभी भी, पहले 2-3 दिन तो बहुत मेहनत करो। उससे क्या होता है, एक चैप्टर के आप सामंजस्य में आ जाते हो, और फिर तो चैप्टर चलता है टीचर के साथ साथ। इसमें बच्चा कहाँ फंसेगा, कोऑर्डिनेट लिखने में, बस। अगर आपने कोऑर्डिनेट लिख लिए फिर तो सवाल ही खत्म हो गया।
चलो सभी बोर्ड पे देखें प्लीज, एक बार बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। पहले बताओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, ऐसे मार्क कर दो निशान, कोऑर्डिनेट देखेंगे आ जाएंगे तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, निशान तो लगा दे। इसका सेंटर ऑफ मास बता, इधर। इसका बता, इधर। बोल हाँ है क्या? ये हो गया इनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अब इसके कोऑर्डिनेट, अब ईमानदारी से टोटल ए है, ए बाय 2, टोटल ए है, ए बाय, तो इस रॉड को हटाऊं, इस रॉड की जगह देखो, ये पूरी रॉड का मास आ गया, देख डार्क करके, कितनी दूरी पर, ये पॉइंट पूरी रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो हमारी डेफिनेशन आएगी। अब देख डेफिनेशन में कितना मजा है, ये देखो डेफिनेशन, फिजिक्स में तो डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त होती है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द, शब्द में है ग्रेविटी, ये पॉइंट मास उस पूरी रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रॉड हटाई, रॉड की जगह एक पॉइंट मास रख दिया, कहां, उसके सेंटर ऑफ मास है। यस और नो? बस हो गया, जल्दी आओ। चलिए कितना होगा, a बाई 2 कॉमा 0, ये बताओ इसका, इसका, इसका 0 कॉमा, सर जान लेवल तो तीसरा है, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, सोचो सोचो, साफ ही दिख रहा है, अगर तुमने अच्छे से बनाया हो। कहां होगा, a बाई 2 आगे, a बाई 2 ऊपर, a बाई 2 कॉमा a बाई 2, अगर आपने सही डिजाइन बनाई है वैसे दिख रहा है, एग्जैक्ट a बाई 2 आगे, a बाई 2 ऊपर, किधर जाएगा, सही तो बनाया मैंने, तो a बाई 2, सही है, यहां आएगा कहीं, पक्का? क्या मैं सही कर पा रहा हूं? हेल्प करो मेरी, मुझे सही लग रहा है। सही है, कितना लगाएंगे बताओ आंसर, ए बाय 3 कॉमा 3, 3 रॉड तो कर ली सर, 4 रॉड आ जाए, 3 रॉड को इस तरह से अरेंज कर दिया, कर सकते हैं, बनाओ, कल कर लेंगे, बना के रख लो। अरे कहाँ बराबर तो हैं, 18 पे पहुंच तो गए, सही तो है। चलो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, करो कोशिश करो, l/2, इसका l/, मजे तो इसके आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, l/2 तो आगे गए, और ऊपर कितना गए, तो l/2 कॉमा, खत्म, बोलो, ये x, ये y, पहली रॉड, पहली रॉड कहां आएगी, l/2 कॉमा 0, दूसरी रॉड, दूसरी रॉड 0 कॉमा l/2, तीसरी रॉड, तीसरी रॉड l/2 कॉमा, ये समझ में आया किसी को, l/2 कॉमा l, भाई सेंट्रोमास ये है। अब आपको इनकी लोकेशन निकालनी आनी चाहिए, कि सर आगे कितना गए, l/2, ऊपर कितना गए, l। तो कल इससे आगे बढ़ेंगे, आज बिल्कुल मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दी, कल इंटीग्रेशन के सवाल आएंगे वो सीखेंगे, और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।
पढ़वाएंगे मतलब कल आके पढ़वा घर से पढ़वा दे चलिए कल मिलेंगे आज कोई उम्र नहीं है आज केवल क्लास रहेगी पॉलिजन की धन्यवाद सभी बाहर बैठा हूँ किसी को मेरे से बात करनी हो अपने विचार व्यक्त करने हो डाउट पूछना हो प्लीज मेरे पास आइए मुझसे बात करिए खुश रहे